अब आप सोचोगे कि चलो अभी खेलने चले जाता हूँ, अभी मोबाइल चला लेता हूँ, तो वह आता ही नहीं है, अभी तक नहीं आया है एग्जाम में। यहाँ से नॉर्सेट का हर बार सवाल फिक्स है, एक आता ही आता है। इवन जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, क्या उसको सब कुछ पता है? घर में परिवार वाले बैठे हुए हैं, वहीं पे टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चन है। तो ये 10 पॉइंट आपके नॉर्सेट 9 को क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले लिस्ट बनाइए और इनको अभी से कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आप सभी नॉर्सेट 9 की या आने वाला एग्ज़ाम है KGMU या फिर GMCH, PGI जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो एग्ज़ाम है नॉर्सेट 9 का। तो नॉर्सेट 9 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नॉर्सेट 8 दिया था और कुछ कॉमन 10 मिस्टेक्स की थी। तो आज मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं, वो कॉमन 10 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। क्या करना है वो भी उसके साथ में बताऊंगा। तो ये 10 पॉइंट आपके नॉर्सेट 9 को क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है 10 कॉमन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही नॉर्सेट 8 खत्म हुआ अब वो ओवरलोड करना स्टार्ट कर देंगे इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि नॉर्सेट में लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको वो ढूंढना पड़ेगा, ना कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं पहले वो इस कोचिंग के नोट्स इकट्ठा करते हैं फिर उस कोचिंग के नोट्स इकट्ठा करते हैं। तो आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं उसी कोचिंग के नोट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो ओवरलोड इंफॉर्मेशन का नहीं करना है अपने ब्रेन में, क्योंकि टॉपिक तो कॉमन है। जैसे अगर मैं नॉर्सेट की बात करूं, हर बार वो ट्यूब से, चाहे वो ईटी ट्यूब हो, ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब हो या फिर कैथेटर हो, यहां से नॉर्सेट का हर बार सवाल फिक्स है, एक आता ही आता है। दूसरा, एंटीडोट से उसका सवाल हर बार एक फिक्स है, एंटीडोट से, ड्रग में से। एंटीसाइकोटिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऐसे ही आपने सुना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सवाल हमेशा पूछता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप थोड़ी सी सर्च करोगे, पिछले 10 साल के मॉक टेस्ट उठा के करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे लिमिटेड मात्रा में पढ़ना है। अगर आप पूरी बुक पढ़ के जाओगे तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा और जो चीज आपको पढ़नी है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। नॉर्सेट का पैटर्न ये है कि जो हमारी 100% पढ़ाई है ना, उसमें से 20% में से ही बार बार रिपीट होता है। तो आपको क्या पढ़ना है उससे पहले ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, और वो पता चलेगा आपको अपने नोट्स से। और आप जब पुराना थोड़ा रिसर्च करोगे, पुराने पेपर सॉल्व करोगे, तो उसको आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से बार बार सवाल आते हैं। उन टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि बहुत सारा मटेरियल दिमाग में भर लिया। अब आप सोशियोलॉजी कितना भी पढ़ लो, टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ लो, वह आता ही नहीं है, अभी तक नहीं आया है एग्जाम में। तो इन चीजों का कुछ स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। अब आप जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में कोई चीज पढ़ने जाओगे, वो नहीं पूछेगा। अब फार्मा में आप पूरी फार्मा पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो पूछेगा एंटीडोट से, एंटीसाइकोटिक से, थोड़ा बहुत एंटी डिप्रेसेंट से और एंटी हाइपरटेंसिव से। इसके अलावा वो नहीं पूछता है ज्यादातर केसेस में। तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें ओवरलोड इंफॉर्मेशन का नहीं करना है, लिमिटेड डेटा ही ब्रेन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन को, अगर आप बहुत कम इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से रख सकते हो। अगला, दूसरी जो गलती आपको करनी है, अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर थिंकिंग में ही कि मेरा होगा, यस हो जाएगा मेरा, या मेरा नहीं होगा, अगर एग्जाम टफ आ गया तो, 80-20 हो गया तो, 80-90 हो गया तो, 90-10 हो गया तो, पता नहीं क्या क्या सवाल मन में सोचते रहते हैं। अगर मेरी गाइड कंप्लीट नहीं हुई तो, अगर मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ तो। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग में 60 से 70% भी अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता है,
तो 60 से 70% कोर्स से भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। इंस्टेड ऑफ कोई स्टूडेंट 100% नोट्स पढ़ रहा है और आता उसे 10% का भी उसने रिवीजन नहीं किया है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को केवल 50-60% में भी बहुत अच्छी रैंक अचीव करते हुए देखा है। मतलब 50-60-70% पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, और 100% सिलेबस किसी का भी नहीं होता। इवन जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, क्या उसको सब कुछ पता है? नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकता है जो आपको पता हो, वो उसको नहीं पता। पर स्टूडेंट सोचता है, कभी वो सिलेबस को लेके सोचता है, कभी वो टीचर को लेके सोचता है, कभी वो कोचिंग से प्रभावित हो जाता है, कहीं से एक पीडीएफ मिल गई टेलीग्राम से तो उस तरफ को भागने लग जाता है कि यार ये वाली टेलीग्राम में तो ये वाला क्वेश्चन है, हमारे वाले में तो ये वाला नहीं था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहता है और अपना जो वर्क है उसका, जो उसने अगले 6-7 महीने का प्लान बनाना है, उसको एफिशिएंटली नहीं कर पाता। तो मेरी तरफ से आपको ये दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाला हर स्कॉलर, हर वो एस्पिरेंट ये छोटी छोटी गलती करता है, जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, मोनोफेजिक लर्निंग। मोनोफेजिक लर्निंग का मतलब केवल वन स्टेप लर्निंग। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि पहले हम पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, जब पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। मतलब जब पहले पूरी कोचिंग से पूरे नोट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद हमें गाइड खोलनी चाहिए। क्या वो ऐसा सही सोचते हैं? हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको ये डर लगा रहता है कि सर अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी ही नहीं, और गाइड में तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हमें कुछ आएगा ही नहीं। पर ये वाला मेथड मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे 6-7 महीने, फिर गाइड, एनक्लेक्स, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में, मॉक टेस्ट देने में, वो तो आपको 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। जबकि एवरेज एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, उसका 7 से 8 महीने की स्टडी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 9 महीने, 6 से 7 महीने कोचिंग के और 2 से 3 महीने सेल्फ स्टडी के, वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है। तो केवल मोनोफेजिक लर्निंग नहीं करनी है। भले ही आपको गाइड के क्वेश्चन नहीं आते, तो भी आपको 3 से 4 घंटे थ्योरी को देना ही है। कोचिंग के अलावा भी 3 से 4 घंटे पर डे आपको थ्योरी को रिवाइज करना ही है। साथ में एमसीक्यू भी डेली क्वेश्चन करने हैं। लगभग 3 से 3.5 घंटे आपको एमसीक्यू भी करना है पर डे। दोनों चीजों को लेके चलना है। कई स्टूडेंट होते हैं जो केवल एमसीक्यू कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये मेथड कोचिंग के अंदर बहुत बुरा माना जाता है सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के लिए। या तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से, बहुत बुरी तरीके से आ चुकी हो, आपने 10-12 बार सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिपीट कर लिए हों, आपकी टिप ऑफ द टंग पे सारे नोट्स हों, तब आप इसमें चूज कर सकते हो। पर शुरुआत में या जब आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, हमेशा बैलेंस बना के पढ़ना है। अपने दिन के 8 घंटे एक ही काम को नहीं देने हैं, ये दोनों काम करने हैं साथ में। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला है मेरा चौथा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट तो हो गया था, चौथा पॉइंट है अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आजकल बहुत सारे टेस्ट चलते हैं, या कहीं पे वो फ्री टेस्ट देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे तो 60 से 70 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो नॉर्सेट में सेलेक्ट हूं क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। और कई बार तो वो पूरा पैटर्न ही फॉलो नहीं करने लगते, वो डेली फिर मॉक टेस्ट के अलावा कुछ देते ही नहीं है, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसकी वजह से जब इनकी लर्निंग पे बहुत फर्क पड़ता है, और ये धीरे धीरे एफिशिएंसी अपनी कम करते हैं। या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कई बार ये टेस्ट करते भी नहीं है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोचिंग के अंदर कंसिस्टेंसी, तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं रहते। जैसे 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 3 दिन घूमने चले जाएंगे, या किसी के बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे, या फिर कहीं और जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
अगर आपको आने भी लग गए, आपके मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, तब आपको वहां पे अपनी मेहनत को डबल करना है, ना कि कंसिस्टेंसी को खराब करना है। ये 8 से 9 महीने कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो कोचिंग के लेक्चर्स हो, आप अवॉइड करने लग जाते हो। ठीक है, और आप उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं करते हो जितनी शिद्दत से शुरुआत में कर रहे थे, और जिसका परिणाम आपको रिजल्ट में मिल सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को इस चीज पे अवॉइड करें, उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी लर्निंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अगला, डू नॉट इग्नोर दी डेली टेस्ट। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट वो कैसे दे रहे हैं? जैसे 100 नंबर का मॉक टेस्ट है, 100 नंबर का, वो कैसे दे रहे हैं? फ्रेंड भी साथ में बातचीत कर रहा है, या दोस्त भी क्लास में है, 2 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, घर में परिवार वाले बैठे हुए हैं, वहीं पे टेस्ट दे रहे हैं, और हफ्ते में एक बार दे रहे हैं, वंस इन अ वीक। ये वाला जमाना अब चला गया। अगर आपके 2 से 3 महीने 4 महीने की कोचिंग हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है, या मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा है, आपको पर डे एक टेस्ट करना चाहिए। अगर आपके 2 महीने 3 महीने की कोचिंग हो चुकी है, चाहे आपके मार्क्स कम आए, पर डे आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। पहले ऐसा चलता था 4 साल पहले, क्या हफ्ते में आप एक टेस्ट भी दो। उस समय का सिलेबस और आज के सिलेबस में बहुत अंतर है, उस समय के पैटर्न ऑफ एग्जाम में और आज के पैटर्न ऑफ एग्जाम में बहुत अंतर है। आज के टाइम पे आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को ना डेली इवेलुएट कर सकते हो, डेली इवेलुएट कर सकते हो। और दूसरा फायदा इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एग्जाम में आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कितने अटेम्प्ट करोगे तो कितने गलत होते हैं। और एग्जाम से पहले मुझे लगता है 200 से 300 मॉक टेस्ट कम से कम देने चाहिए, कम से कम 200 से 300 एमसीक्यूज कम से कम आपको करने ही चाहिए। सॉरी, 200 से 300 टेस्ट आपको मिनिमम करने चाहिए एग्जाम से पहले, और शुरू कर देने चाहिए 2 3 4 दिन बाद ही, 4 महीने बाद ही। ओके, नेक्स्ट, अगला, डोंट इग्नोर दी प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यूज। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नोट्स भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं पहला, उसके बाद वो गाइड भी कर लेते हैं, एमसीक्यू भी कर लेते हैं, उसके बाद वो सिंपल वाले कहीं से मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं। अगर आप नॉर्सेट 8 का मेंस वाला एग्जाम देखोगे, तो 16 से 17 प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एनक्लेक्स से सीधे चिपकाए हुए थे, सीधे, विदाउट अ सिंगल ऑप्शन चेंज। और वो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के गलत हुए। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मैंने बोला आप नोट्स भी कर रहे हो, एमसीक्यू भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी कर रहे हो, पर कई लोग प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एनक्लेक्स वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। तो मेरा मानना यह है, 2 से 3 घंटे अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, 2 से 3 घंटे अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, तो कम से कम 1 आवर, कम से कम 1 आवर आपको एनक्लेक्स को भी देना पड़ेगा। और एनक्लेक्स के केवल एमसीक्यूज पढ़ने हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी अगर आपके पास नोट्स हैं, या आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं, तो आजकल ज्यादातर टीचर क्या करता है, एनक्लेक्स की थ्योरी को अपने नोट्स में ऐड कर लेता है। तो एनक्लेक्स के एमसीक्यूज करने भी जरूरी हैं, क्योंकि मेंस वाला एग्जाम प्रायोरिटी बेस पे ही चलता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट को भी इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को या एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है। अगला पॉइंट, इग्नोरिंग टाइम टेबल। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं, जब उनका मर्जी आता है तब पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब उनकी मर्जी आती है वो तब पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि कल मैं ऐसा पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, और बीच में उनका टाइम इतना खराब हो जाता है। हमेशा अगर आपको क्वालिटी निकालनी है ना, तो टाइम ब्लॉक करके पढ़िए। टाइम ब्लॉक समझते हैं? टाइम ब्लॉक, टाइम ब्लॉक का मतलब क्या है, आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना होगा। अगर आप, मानता हूं मैं कि फिक्स नहीं हो सकता,
एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, पर ये तो हो सकता है कि मैं 7 से 10, अगर सपोज मेरा सुबह 7 से 10 में फ्री हूं, तो इस समय मेरे नोट्स हो जाएं, और 11 से 3 मेरे, अगर मैं 11 से 3 फ्री हूं तो मेरे एमसीक्यू हो जाएं। तो आप अब इसमें क्या चेंज कर सकते हो? अगर आपका सुबह नोट्स पढ़ने का मन नहीं है तो एमसीक्यू कर लो, एमसीक्यू का मन नहीं है तो नोट्स कर लो, अगर ये भी नहीं है तो एक पेपर कर लो या एक मॉक कर लो। मतलब टाइम टेबल को आपको बिल्कुल ब्लॉक करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि चलो अभी खेलने चले जाता हूं, अभी मोबाइल चला लेता हूं, या अभी वीडियो देख लेता हूं, या अभी सो जाता हूं, या अभी मैगी बना लेता हूं, तो आपका टाइम धीरे 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 वैनिश होता चला जाएगा, क्योंकि आपने टाइम फिक्स नहीं कर रखा है। आप सोचोगे दिन भर में कभी भी हो जाएगा, और ज्यादातर वो काम जो हमें ऐसा लगता है ना कभी भी हो जाएंगे, वो कभी नहीं होते। घर में एक दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ रहता है, या कब्जा टूटा हुआ, हिंज बोलते हैं ना जिसे, वो अगर ढीला है तो घर के सभी लोग सोचते हैं यार इसको कल करवा देंगे, और आप देखते होंगे कई बार वो सालों तक वैसे ही रहता है। घर के बाहर की एक लाइट फ्यूज हो गई है, तो हम सोचते हैं लाइट ही तो है यार, करवा देंगे, वो कभी नहीं हो पाती। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने टाइम ब्लॉक नहीं किया, एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। चाहे आप उसको 100% फॉलो ना कर पाओ, 70% तो कर पाओगे। आप बिना टाइम टेबल बनाने पढ़ने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं है ना 8 से 10 आपको करना क्या है। कोई बुलाने आया आप वहां चले गए, कोई 7 से 8 आपको बुलाने आया आप वहां चले गए, मतलब टाइम बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है कि अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको टाइम ब्लॉक करके रखना है एकदम से। क्लियर? उसको बिल्कुल टाइम ब्लॉक करके रखना है, जो टाइम है उसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए। अगला जो गलती करते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं जो तैयारी के टाइम पे होते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या करते हो, जब क्लासरूम में हम होते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं सर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या कई बार मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोटिवेट कर दीजिए। एक्चुअली अगर आपने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें एक मोटिवेशन चैप्टर है अलग से, उसमें यह माना गया है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब समझते हैं? कुछ समय का, कुछ सेकंड का। जैसे हम अपने घर में बात कर रहे हैं, मैंने आपको मोटिवेट किया क्लास के दौरान, या आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे 10 पॉइंट पता चल गए, आज से तो मैं ऐसा करूंगा कि ये सारे पॉइंट फॉलो करके मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है? क्योंकि अभी अभी आपने किसी को यूट्यूब पे देखा है, किसी को ऐप पे देखा है, उसने आपको मोटिवेट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक फोन आता है, फोन पे बिजी होते हो, फोन कटता है, आपका वो मोटिवेशन गायब। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो मोटिवेशन बाहर से आया, बाहर से। इंटरनल मोटिवेशन और आपका हंगर फॉर द सिलेक्शन, कि मुझे सिलेक्शन एनी हाउ लेना ही है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े, अपना एक मोटिवेशन बनाएं, अपना एक मोटिवेशन बनाएं। अंदर से, आपके अंदर से खुद से विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि नहीं भाई कोई बहाने नहीं चलेंगे, मुझे आज सरदर्द हुआ है, आज मैं 20 क्वेश्चन ज्यादा करूंगा। इंटरनल मोटिवेशन आपके खुद के मन से आना चाहिए काम करने के लिए। मैं या कोई भी आपको जो कहीं पे भी मोटिवेट करते हैं ना, आप देखना सोने से पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना। आज आज देखोगे आप सोने से पहले, और कल सुबह आपको याद ही नहीं रहेगा। सोने से पहले आप सोचोगे देखो आप कल से मैं क्या करता हूं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के कंपैरेटिवली आपके खुद के अंदर से जो मोटिवेशन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस तैयारी के दौरान नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। आई रिपीट, बिल्कुल भी जो लोग नेगेटिवली बात करते हैं उनके साथ रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने अंदर का इंटरनल मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि 7 8 9 महीने एक बड़ा लंबा समय है। इस लंबे टाइम में अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद से रोज उठना पड़ता है। अगला, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इस बार भी उन्होंने गलती की, न्यूमेरिकल मैथ्स और रीजनिंग को। वो ऐसा सोचते हैं कि हम पूरे 6 7 महीने पूरा नर्सिंग पढ़ते हैं, जो लास्ट का 15 दिन होगा ना उसमें हम न्यूमेरिकल मैथ्स और रीजनिंग सीखेंगे। पर क्या ये सही है?
क्या आप वो लास्ट दिन सारी वैल्यू याद कर पाते हो? प्रैक्टिकली सोचिए, नहीं कर पाते हो। लास्ट वाले महीने में वैसे ही प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे न्यूमेरिकल का मतलब मेरा यहां पे है, जैसे आप ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करते हो, ड्रग कैलकुलेशन के, तो आपको ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन अभी से सीखने चाहिए। भले ही आज एक डेली बना लो कि एक क्वेश्चन मुझे ड्रग कैलकुलेशन का डेली करना है, तो धीरे धीरे 6-7 महीने में आप बहुत सीख जाओगे। एग्जाम के लिए तो इतना सीख जाओगे कि हद से ज्यादा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो सीरियल नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इंटरेस्ट, स्पीड, ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड से जा रही है, परसेंटेज, यही तो सवाल है। रीजनिंग की बात करूं तो ब्लड रिलेशन, उसके पिताजी वो हैं, पिताजी के भाई की लड़की का लड़का, आपका क्या लगता है? ब्लड रिलेशंस, ऐसे टॉपिक। डायरेक्शन, टाइम एंड वर्क, जंबल वर्ड या मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चन है। अब आप इनमें से धीरे धीरे पहले अपने पास लिस्ट बना लीजिए, और अभी से आज से ही एक एक चीज 2-2 मिनट 5-5 मिनट, यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वाईटी पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर सपोज आप आज केवल ब्लड रिलेशन सीखना चाहते हैं, अब यूट्यूब पे डाल दिए इजीएस्ट तरीका ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का क्या है, आपको यूट्यूब पूरा बता देगा। क्लास में तो आपके होगा ही। डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, एक वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, पर पहले पहले एक टॉपिक को पूरा कीजिए, तब अगले टॉपिक पे जाना है। मिरर एंड वाटर इमेज है, उसको अच्छे से कीजिए। सीरियल नंबर, इंटरेस्ट, स्पीड, परसेंटेज, सब ध्यान रखना है आपको। पहले लिस्ट बनाइए और इनको अभी से कीजिए, इनको लास्ट के लिए अवॉइड करना है, अभी से शुरू करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और प्री के लिए और या फिर केजीएमयू के लिए, पीजीआई के लिए, या कोई भी स्टेट का आप एग्जाम दोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, डीएसएसबी, आरआरबी सब में आती है आजकल। और कुछ ही कॉमन पॉइंट है और बहुत सिंपल आता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का आएगा, क्योंकि हमारा टेक्निकल नर्सिंग है। नर्सिंग से बहुत अच्छे सवाल आएंगे आपको, पर इनसे बहुत बेसिक सवाल आएंगे। आपको बेसिक भी आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल, मैथ्स और रीजनिंग्स को अवॉइड नहीं करना है। और लास्ट मेरा 10th पॉइंट है, देखो अभी रिजल्ट आया, नॉर्सेट 8 में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके कम मार्क्स आए, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो कई दिन लगा देते हैं, मतलब दोबारा से 15 दिन तो वो डिमोटिवेटेड रहते हैं, फिर 20-25 दिन बाद सोचते हैं पढ़ूंगा अब भी नहीं होगा तो क्या होगा, इसी चीज में वो उलझे रहते हैं, अपने 2-4 महीने खत्म कर देते हैं। जबकि आपके बहुत सारे पेपर होंगे अभी नॉर्सेट 9 तक, आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आप खा रहे हो, पी रहे हो, ईट करना है, फिर आप स्लीप कर रहे हो, साथ में रिलैक्स भी करना है। जैसे आप सो लिए, खा लिया, पी लिया, एक्सरसाइज कर ली, पढ़ाई कर ली, अगले दिन फिर वही स्टडी, ईट, स्लीप, रिलैक्स और रिपीट, इसका पूरा बैलेंस बना के चलना है और इनको रिपीट करते जाना है जब तक सिलेक्शन नहीं होता। बीच में ये साइकिल टूटनी नहीं चाहिए। पता चला ईट, स्लीप, रिलैक्स हो रहा है, बस फिर रिपीट हो रहा है, स्टडी हो ही नहीं रहा। तो आपको ये याद रखना है, ये साइकिल बार बार चलती रहनी चाहिए। कोई एग्जाम आता है, उसमें आपके कम मार्क्स आते हैं, डिमोटिवेट होके फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप ईट करते हो, स्लीप करते हो, रिलैक्स करते हो, रिपीट करते हो। जबकि करना क्या है? स्टडी, ईट, स्लीप, रिलैक्स और रिपीट। तो इन 10 पॉइंट को मेनली आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको नोट्स कैसे करने हैं, एमसीक्यू कैसे करने हैं, और एनक्लेक्स के भी क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाना है, ये कुछ पॉइंट थे जो आपको नॉर्सेट 9 में ही क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।